प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पैनल प्रिजर्विंग कश्मीर हेरिटेज के टॉपिक पर बातचीत करेंगे और इस सेशन को भी आगे बढ़ाएंगी हमारी को एंकर सहबा अली सैफी। सहबा, आप तशरीफ़ ले आएँ और इस सेशन की शुरुआत करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच इरम। और ये सेशन बहुत ख़ास है क्योंकि यहाँ पर जो रिच हेरिटेज है, कल्चर है, वो यहाँ पर कितना अहमियत का हामिल है और इसे कैसे प्रिजर्व किया जाना है, कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाना है। क्योंकि अभी हमने डिप्टी सीएम साहब को सुना, ब्लैक मार्केटिंग की उन्होंने बात की, उस तरफ तवज्जो मरकूज़ की गई है और उसी के साथ जो प्रिजर्विंग है वो आगे बढ़ेगी। तो इसी सेशन पर बात करने के लिए मैं ख़ास मेहमानों को मदऊ करना चाहूँगी। शबीर अहमद राथर साहब को मैं इनवाइट करना चाहूँगी, चेयरमैन हैं अल नूर ट्रस्ट के बेमीना से। प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाएं, ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल। इसके अलावा तौकीर बागवान साहब को मैं दावत देना चाहूँगी, चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर आरोमा के, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और फिर हमारे ख़ास मेहमान नदीम अहमद कस्बा साहब, बिजनेस टाइकून है जम्मू कश्मीर से। नदीम साहब तशरीफ़ ले आए। इसके बाद उमर निसर साहब को दावत देना चाहूँगी, नेशनल इन्फ्लुएंसर हैं, टेडेक्स इंडिया के स्पीकर भी हैं, आप भी तशरीफ़ ले आए उमर निसार साहब, ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। और लास्ट में फयाज अहमद साहब को मैं बुलाना चाहूँगी, चेयरमैन हैं इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल बांडीपुरा के, आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और बहुत ख़ास ये सेशन होने वाला है क्योंकि हम प्रिजर्विंग कल्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले शबीर अहमद साहब आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि जिस तरह से हम कल्चर और आर्ट एनरिचमेंट की हम बात करते हैं, तो क्या उसको लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत चैलेंजेस है सोसाइटी में इस वक्त। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए। ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है। जैसे कि सोसाइटी में इस वक्त बहुत सारी परेशानियां हैं, मतलब लाइक फर्स्ट हम लेंगे जम्मू कश्मीर में बेटी मतलब जो शादियां हो रही है ख़ासकर जम्मू कश्मीर में, दीमक की तरह कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोगों को खा रही है। जिस तरह से मतलब बेटियों की शादियां करना है ट्रेडिशन बन गया है यहाँ पे, मतलब शो ऑफ के लिए हम लोग कर रहे हैं या कि पर्सनल वेडिंग के लिए हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि गरीब बेटियां भी हैं इस सोसाइटी में, उनका भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए। इन बेटियों के लिए भी हमें करना चाहिए क्योंकि सोशल वर्क हम सबका फ़र्ज़ बन जाता है कि हमें करना चाहिए इन बेटियों के लिए। या कि बच्चे हैं कि सोसाइटी में चेंज करने के लिए बच्चे ड्रग्स की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो अल नूर ट्रस्ट किस तरह से काम कर रहा है? अल नूर ट्रस्ट इसी पर काम कर रहा है, जैसे कि मास मैरिज हम कर रहे हैं या कि ड्रग्स मतलब बच्चे इस वक्त ड्रग्स की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। ये होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए कि इसमें समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को एट लीस्ट उनको काउंसलिंग की जाए, उनको मतलब काउंसलिंग की जाए, बच्चों को उनको मतलब बताया जाए कि मतलब ड्रग्स की तरफ जो हो रहे हैं ये डाइवर्ट बच्चे, उसमें हमारा भी रोल है, पेरेंट्स का भी खास एक रोल बनता है कि उनको काउंसलिंग की जाए ताकि वो इस चीज़ से दूर रहे। जैसे कि या कि गरीब बच्चे हैं, मतलब गरीब बाप के बच्चे हैं, बेटे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास मतलब पैसा नहीं है, उनके पास नहीं है, उनको भी उस चीज़ की ज़रूरत है। इन चीज़ों को भी हमें ख्याल में रखना चाहिए क्योंकि हमें इस दुनिया से जाना है, आखिर हमें जाना है, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई हो। सोशल वर्क हर एक इंसान पर हक बनता है कि इस चीज़ पर इंसान फोकस करे कि जो सोसाइटी में कमज़ोरियां हैं उन कमज़ोरियों को इंसान दूर करे। बिल्कुल। वहीं आगे बढ़ते हुए तौकीर बागवान साहब, क्योंकि अरोमा की इंडस्ट्री के बारे में हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं, लोकल से लेकर ग्लोबल तक उसकी पहचान है, तो अरोमा को लेकर किस तरह से तरक्की के जो ज़राए हैं वो खुल रहे हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया। तौकीर बागवान मेरा नाम है, जेके अरोमा के नाम से मैं एक फर्म चलाता हूँ। चिनाब वैली के बदरवा के एरिया में रहता हूँ। तो हमने एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप पे काम किया, जिसमें हमने एरोमेटिक क्रॉप में लेवेंडर को चूज़ किया और लेवेंडर को इस तरीके से हमने काम किया। आज 3500 से 4000 किसान जो इस खेती के साथ जुड़े हैं और साथ में खाली किसान ही तक सीमित नहीं रहे, किसान के साथ साथ आज कम से कम 15 से 20 स्टार्टअप्स नए शुरू हो गए हैं बदरवा में, चिनाब वैली में,
जो अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, किसान भी 3500 से 4000 फैमिली, एक नई सोच पैदा हो गई एरोमेटिक क्रॉप्स की तरफ से। आज एरोमेटिक क्रॉप्स में हम रोजमेरी पे काम कर रहे हैं, टेस्टस माइनोटा पे काम कर रहे हैं, बल्गेरियन रोज पे काम कर रहे हैं, इसी तरीके से मेडिसिनल क्रॉप में ससुरिया कॉस्टस पे काम कर रहे हैं। मकसद ये है कि अपने जम्मू कश्मीर में हमारे पास क्लाइमेट है और हम अपने क्लाइमेट का पूरे तरीके से फ़ायदा नहीं उठा रहे। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें हमारी सपोर्ट की, तो भद्रवाह के किसानों ने उसको करके दिखाया। आज लेवेंडर ऑफ कैपिटल भद्रवाह को बनाया गया। 26 जनवरी की जो टैब्लू था उसमें दर्शाया गया। मन की बात में प्राइम मिनिस्टर में उसका जिक्र किया गया। तो सपोर्ट गवर्नमेंट का इसमें बहुत अच्छा रहा, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। मगर लोगों ने और किसानों ने, हम लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत की और मेहनत करने के बाद आज हमें इसका फल मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे पास क्लाइमेट है और इस क्लाइमेट का हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे रिसोर्सेज है जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी एक इंडस्ट्री बना सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। और साथ में इसमें एक कमी भी, एक इंडस्ट्री की तरफ से एक कमी भी है। ये जो छोटे छोटे एरिया हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ नहीं है, तो ये एक दिक्कत होती है कि वहाँ से सफ़र करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है इंडस्ट्री खोलने के लिए। तो इसको बढ़ाने के लिए, यहाँ काम और रोज़गार बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल एरियाज़ का होना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं, जैसे डोडा है, भद्रवाह है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत लिमिटेड हैं, छोटे छोटे। भद्रवाह में है, डोडा में कहीं नहीं है, किश्तवाड़ में नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होने चाहिए, और ज़्यादा होने चाहिए। हैं थोड़े छोटे बहुत है, बट और ज़रूरत है कि नए स्टार्टअप जो भी चाहते हैं काम करना, तो उनको जगह नहीं मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो कुदरत की वजह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे हर एक, जितनी भी ऑडियंस है, सबको पता है नेटल न्यूज़ हमारे पास इन टन्स है, तो हम वेस्ट कर रहे हैं, यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। बाहर से लाके हम ग्रीन टी में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अपने पास जो पड़ी है वो बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी यूटिलिटीज़ का प्रॉपर इस्तेमाल की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, हाँ, नदीम अहमद साहब, क्योंकि आप बिजनेस में काफ़ी इन्वॉल्व हैं, तो किस तरह से बिजनेस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर विजन जो है वो बदलना चाहिए और कैसी तस्वीर आपको मुस्तकबिल में नज़र आती है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से मैंने बिज़नेस शुरू किया अपना, तो it's been some around 15-20 years back when I started business along with my father. तो डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत यहाँ पड़ती है हालातों की वजह से। तो हालातों की वजह से ऐसा असर पड़ा है हम पे कि what we have witnessed, actually I am from downtown area basically, so हमारा पहला बेसिक बिजनेस हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स, पश्मीना जो एक्सपोर्ट हम करते थे, और उसकी वजह से हमें जो मेरे कास्ट के साथ लगा है नाम मेयर, ये हमें ब्रिटिश काउंसलेट ने दिया था, जर्मन काउंसलेट ने, मेयर्स। तो अब वो ऐसे फिर हालातों की वजह से जब बहुत कम चला गया, बहुत काम कम हो गया, सो आई वेंट इनटू कैफ़े बिजनेस। आई स्टार्टेड फ्रॉम ए स्मॉल कैफ़े ऑन रेजिडेंसी रोड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आगे आगे चल के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे चले तो डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। देन आई परचेज्ड ए शोरूम बाय द नेम ऑफ ब्लू फॉक्स, एक बहुत मशहूर शोरूम हुआ करती थी और आज भी है। तो जब हालात बिल्कुल, यहाँ पे आपको पता है क्या माहौल था, तो कभी कभार हम ये भी सोचते थे कि यहाँ से भाग के हम बाहर बिजनेस करें, तो मार दाड़ होती थी, हर किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस होती थी। और जो व्हाट वी हैव विटनेस, मैं चाहता हूँ कोई ना वो देखे जो हमने देखा है। तो उसके बाद और डाइवर्सिफिकेशन हमने कर ली और मैं चला गया कोल्ड स्टोरेज बिजनेस में। सो जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कैसे क्या करना है। उसकी वजह ये थी 2019 तक, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बोलना चाहता हूँ, और जिसमें हम ये बिल्कुल पीछे नहीं हटाऊँगा मैं वो बोलने से कि 2019 तक जो हमारा माहौल यहाँ था बिल्कुल मारदार थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था सारा। और आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 मैं बोलना चाहता हूँ एक चेंज आई है, ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर के इन्वेस्टमेंट्स जब 370 लिया गया यहाँ से, तो मुझे अपने दोस्त मिले, ये कुछ फैक्ट्स है, कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आएगी मेरी बात, मगर फैक्ट्स ही है, बीइंग अ बिजनेसमैन अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग। बट
370 आर्टिकल जब एब्रोगेट हुआ, मुझसे बोला गया आवर लैंड्स विल बी स्नैच्ड, जॉब्स खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। बट ट्रस्ट माय वर्ड्स, मैंने सिस्टम पे बिलीव करते हुए, अपने लोगों पे बिलीव करते हुए, अपनी फैमिली की बातें सुन के, हमने मशवरा करके हम बैठे, बात की क्या करेंगे, यहाँ बैठे कि बाहर चले जाएं। बट what change I have witnessed after 370, it has been phenomenal। बहुत तरक्की की है हमने, बाहर के इन्वेस्टर्स आए, उनके साथ हम अभी टाइप्स में हैं, रियल एस्टेट बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, हमारी ट्रेन आ गई है यहाँ पे, जो बहुत बड़ी बात है। हमारा जो फ्रूट यहाँ पे सड़ रहा था, जिसका कोई ख़रीदार नहीं आ रहा था, ग्रोवर्स को फ़ायदा हुआ। आज के डेट में टन्स के टन्स माल थ्रू ट्रेन हमारा बाहर जाता है। तो ये चीज़ें बहुत असर रखती है, और मैं चाहता हूँ कि यूथ को एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता था कि ये भी कुछ यूथ के लिए बोले, इंडस्ट्री को रिलेटेड कुछ बोले, क्योंकि हमें चाहिए सर, हमें यहाँ यूथ को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। तब अगर हमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती, तब हमें ये नशा मुक्त अभियान नहीं करना पड़ता, हमें ये रैलीज़ नहीं करनी पड़ती। क्योंकि आजकल का जो यूथ इन्वॉल्व हो गया है ड्रग्स में, हर किसी में। हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास भी जितने एम्प्लॉयज़ हैं सर, 10% उसमें भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है। उनके माँ बाप मेरे पास आते हैं, जनाब आपके पास हमारा बेटा था, वो कहाँ है? कल की बात है, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई फैक्ट्री कि हमारा बेटा था, कहाँ है? उसको लेकर काम भी किया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द खत्म भी किया जाए। आगे बढ़ते हैं। उमर निसार साहब, डिजिटल की दुनिया ने इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और वो ज़रूरत भी नज़र आती है, क्योंकि हम हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। जो कल्चर्स है उसको जनरेशन टू जनरेशन पास करने के लिए क्या आपको लग रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स को भी काम करना चाहिए, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए? क्योंकि जो कश्मीर है वो बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम इस सेशन की बात करेंगे पर्टिकुलरली, और मैं दोनों चीज़ को मर्ज करता हूँ कि हम अपने हेरिटेज को, कल्चर को बिजनेस के साथ मर्ज कैसे कर सकते हैं। कश्मीर नाम जो है इट सेल्स एवरीवेयर, चाहे बिजनेस की बात करेंगे या हम कंटेंट की बात करेंगे। अभी इंडिया में जो फोकस होने वाला है नेक्स्ट, वो क्रिएटर इकोनॉमी ही होने वाला है। एंड अभी के टाइम पे अबाउट $20 मिलियन वी हैव द क्रिएटर इकोनॉमी इन इंडिया। और अभी भी बात हो रही है कि हम ICTs बनाएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है कि हम क्रिएटिव एजुकेशन पे फोकस करेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली कश्मीर का कल्चर, हेरिटेज एंड देन बिजनेस एंड कंटेंट, इनको हम कैसे मर्ज कर सकते हैं। जैसे कश्मीरी म्यूज़िक की हम बात करते हैं, वी क्रिएट और वी रिक्रिएट कश्मीरी म्यूज़िक, जहाँ पर हमारे काफ़ी गाने हैं जो पूरे इंडिया में चलते हैं। इंडिया में ही नहीं, हमारी ऑडियंस मतलब बाकी आई थिंक इंडिया से बाहर भी है, बाकी देशों में भी हमारी ऑडियंस है। व्हाट वी डू इज़, हम कश्मीरी म्यूज़िक जो 80s 90s में बना हुआ है उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। एक तो हमारा हेरिटेज कल्चर भी प्रिजर्व हो रहा है, एट द सेम टाइम वो बिजनेस भी बन रहा है हमारी जनरेशन के लिए, एंड सारी चीज़ें भी प्रिजर्व हो रही है। अभी हमने रिसेंट एक अभी तो नहीं 2-3 साल पहले हमने एक गाना किया था रिक्रिएट, एंड जिसको फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया। एंड नाउ बात वही है कि जितने भी सारे हमारे यहाँ बिजनेसमैन हैं, इनको भी पता है कि अगर हमें अभी चलना है तो कंटेंट करना है। कंटेंट जो है ये इवन हमारे डिप्टी CM साहब भी बैठे हैं, सर कंटेंट पे ही शाम को जंग है, किसने क्या ट्वीट किया था, किसने क्या वीडियो बनाया था। सो आई थिंक अगर हम इसी कंटेंट को मर्ज तो ये कर ही रहे हर एक अपने प्रोफेशन के साथ, लेकिन इसको फुल टाइम करेंगे एंड एट द सेम टाइम अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करेंगे, आई थिंक कश्मीर में ये सबसे बड़ी इकोनॉमी हो सकती है नेक्स्ट। अब ये कैसे हो सकती है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं कि हम कंटेंट एंड क्रिएटर इकोसिस्टम पे बात करें। एंड अगर हम इनके लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे सो दैट वी कैन have the largest economy in content in Kashmir, because Kashmir sells everywhere। बिल्कुल, और उसी को लेकर हमने डिजिटल गवर्नेंस को लेकर भी बात की थी, क्योंकि यहाँ की जो आम आवाम है और ख़ास करके यूथ को कैसे उसमें एडवांसमेंट मिले। आगे बढ़ते हैं। फयाज अहमद साहब, जो कल्चरल लेगेसी है उसको कैसे स्कूलिंग लेवल से आगे बढ़ाया जाए, और क्या वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि एक बेस की भी ज़रूरत है। क्या वो आपको लग रहा है उस पर जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर भी काम होना चाहिए कल्चरल लेगेसी को लेकर? जी शुक्रिया जी मीडिया का जिन्होंने आज हमें यहाँ पे बुलाया,
और काफ़ी लोगों के सामने आज हम बात रखना चाहते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर का जो हेरिटेज है, जो कल्चरल है, ये अब वो वहाँ नहीं रहा। कुछ चीज़ें मैं डिप्टी सीएम साहब या जो भी बीजेपी के यहाँ नेता हैं, इन्होंने यूथ को डिवाइड किया है। इनका एक लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होना चाहिए जम्मू कश्मीर को ऊपर उठाना। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि डिप्टी सीएम साहब के पास जाएंगे कि मेरी ये सिफारिश है, ये कर दो, यहाँ बीजेपी वाले उस सिफारिश को उल्टा करते हैं। दिस इज रियलिटी, इट्स ए फैक्ट। कश्मीर का यूथ आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको वसू के साथ कहता हूँ, अगर मैं कोई काम करता हूँ, मेरे पीछे 10 लोग लगे हैं कि भाई साहब इसको आरटीआई करो, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आप कश्मीर के यूथ को ग्रो करेंगे? इसकी हेरिटेज खत्म हो चुकी है। मैं बांडीपुरा से बिलोंग करता हूँ। बांडीपुरा मुझे लगता है कश्मीर का खूबसूरत हिस्सा है। वैली, गुरेज वैली है, वलोर है, और इट्सेल्फ बांडीपुरा एक ग्रेट जगह है जहाँ पे मैं कहता हूँ कि बहुत सारे इल्म और अदब के लोग रहते हैं। मगर वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यूथ को आगे नहीं आने देते। एक स्मॉल सा केस, यूथ चाहेगा कि मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करूं, उस बिजनेस के लिए उसको लोन की जरूरत है। वो लोन उसको मरते दम तक कभी नहीं मिलता है, कोई उस पर भरोसा ही नहीं करता है। तो आप यूथ को बिजनेस डेवलपमेंट में कैसे तैयार करते हैं? मैं एक स्कूल चलाता हूं, मैं आईटीआई चलाता हूं, मैं कुछ और चीजें करता हूं, मेरे पास इस टाइम 250 एम्प्लॉयज हैं। लेकिन किस तरीके से, जब मुझे भी परेशानियां आते हैं इन पॉलिटिकल लीडर से, क्योंकि इनका लक्ष्य नहीं है जब बांडीपुरा को उठाना, जम्मू कश्मीर को उठाना। इनका लक्ष्य एक ही है, हम नेशनल वाले को कैसे डुबाएं, बीजेपी वाले को कैसे डुबाएं, कांग्रेस वाले को कैसे डुबाएं। मैं चाहता हूं आप तय कर लें, पॉलिटिक्स को अलग रखें, डेवलपमेंट को अलग रखें। कभी मैं सभी सबों को सुनता हूं, हेरिटेज तभी आगे बढ़ेगी, कश्मीर तभी आगे बढ़ेगा जब हम आपस में एक हो सकते हैं। तो लेकिन इसको लेकर तो काम करना चाहिए ना। नदीम अहमद साहब, मैं चाहूँगी कि आप इस पर बताएं, क्योंकि ये 2 साइड्स ऑफ द कॉइन हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ भी तो हैं, काम भी तो हो रहा है, तो वो फिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, एक मसला है इसमें, ईज़ ऑफ बिजनेस की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईज़ ऑफ बिजनेस में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो दिक्कतें आती है, देखिए, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन जैसे इन्होंने कर दिया, जब एक बंदा जाता है, रजिस्ट्रेशन करते हैं हम, तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो उसकी फाइनेंशियल्स होते हैं, फाइनेंस में काफ़ी टाइम लगता है, सब्सिडी में इतना टाइम लगता है आने में, जब तक उसका लोन और उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो उसको सरपास कर जाता है। और फाइनली आज की डेट में अगर एनपीए इधर देखिए, लाखों करोड़ों एनपीएज हो गए बिकॉज ऑफ दिस। और फाइनली उसकी वजह से हमारा जो पूरा जो जितना भी यूथ इसमें, जिनको हम सपोर्ट करते हैं, जिनको छोटे छोटे यूनिट्स, एंसिलरी यूनिट्स जितने भी आए हैं, उनमें दिक्कतें आती है। इसमें मैं चाहता हूं कि एक सपोर्ट रहे, उसमें एक सपोर्ट रहे गवर्नमेंट की तरफ से, एक कोऑर्डिनेशन हो आपस में, और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इसका फ़ायदा उठाया जाए और लोगों को एक फ़ायदा मिले इससे। मगर वो होता नहीं है, ऑन ग्राउंड दिखता नहीं है वो। मैं उमर से भी इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी कि उमर, आपके इनसाइट्स क्या हैं, आपका परसेप्शन क्या है, आप इस विजन को लेकर किस तरह से देख रहे हैं? पहले मेरे हिसाब से हर एक, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी इनफैक्ट वो काफ़ी वायरल भी एक वो रील चल रही है कि अच्छे बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर ही बनते हैं। सो हमें बियॉन्ड बुक्स एंड बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स बहुत जाना ज़रूरी है इस टाइम पे। और जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन या बाकी सब चीज़ों की बात करें, उनको एक्नॉलेज करना, एट द सेम टाइम उनको एक सिंगल विंडो की जो बात हो रही है ना, जैसे हम फिल्म पॉलिसी की बात हो रही है, ये बस वहाँ पे बात ही हो रही है। जब हम कश्मीरी फिल्म मेकर्स हम जब कोशिश करते हैं वहाँ जाने के लिए, बॉम्बे वाले को जो रेस्पेक्ट मिलती है वो यहाँ की नहीं मिलती है। जो बॉम्बे वाला एक तो बाहर से आया हुआ है तो बहुत क्रिएटिव होगा, लेकिन हम भी प्रेसिडेंट अवार्ड लेके बैठे हुए काउंटर, लेकिन हमें तो रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। हम तो वो नहीं कर पाते यहाँ पे जो बॉम्बे वाला कर पाता है। सो जो सिंगल विंडो सिस्टम की जो बात हो रही है, ये बस होना भी चाहिए, बस बातें नहीं होनी चाहिए इस पे। सो इट हैज़ टू बी देयर ऑन ग्राउंड, एंड जितने भी बाकी प्रोफेशंस है, आई थिंक उनको कैटेगराइज भी करना इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम उनको एक्नॉलेज भी करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इस मौजू पर लगातार बातचीत होती है। तो तौकीर साहब, क्या जो सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, और जो बिजनेस है, उनको लेकर और जो ज़राए हैं, वहाँ पर भी क्या चैलेंजेस हैं?
देखिए चैलेंजेस तो हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले ही एक बात बताई थी कि छोटे छोटे एरियाज़ हैं। सबसे पहले एक स्टार्टअप जब किसी ने स्टार्ट करना हो या एक इस तरीके की सोच पैदा करेगा तो उसको सबसे पहले एक इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए। तो उसको एक इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं होगा तो वो जाएगा कहाँ? अब वो अगर कहीं जा के बाहर कहीं काम शुरू करना होता है तो बाहर करने में फिर उसको एक बंदा खड़ा हो जाता है, भाई यहाँ क्यों कर रहे हो, या तुम नॉइस पोल्यूशन करोगे या एयर पोल्यूशन करोगे या और कुछ करोगे। तो जब इंडस्ट्री लगेगी उसमें तो मशीनरीज तो लगेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंजेस आती हैं। और दूसरी बात, जब हम बैंकेज के पास जाते हैं, अक्सर एक स्टार्टअप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाता है बैंक्स के पास, बैंक को दिखाता है, तो पहले बैंक के इतने अवेयर हमारे लोग हैं ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाते। एक एक 2 साल हमें उनको समझाने में लगते हैं कि भाई हमारा प्रोजेक्ट इस तरीके का है। हमारा एसेंशियल ऑयल का बिज़नेस था। एसेंशियल ऑयल का जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था 2003 में, सिडारो ऑयल का मेरे फादर साहब ने स्टार्ट किया था, तो 10 साल तक हमने कम से कम बैंक को समझाते रहे कि ये चीज़ क्या है। तो ये चीज़ें हैं कि नॉलेज नहीं है, पॉलिसीज़ का पता नहीं है किसी को। अगर ये चीज़ें अवेयर हो जाएं, बैंक अवेयर हो जाएं, बाकी चीज़ें अवेयर हो जाएं। क्या मैं शबीर साहब से इस पर लेना चाहूँगी, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशानियां बताई गई हैं, लूप होल्स बताए गए, तो क्या ऐसे ग्रुप्स बनने चाहिए जो इन चीज़ों को लेकर बेदारी फैलाएं और 1 to 1 जाकर लोगों को बेदार करें कि अगर हाँ आपकी ये परेशानियां हैं तो ये ऐसे हल होंगी। तो क्या इसके लिए भी इन सेगमेंट्स पर काम होना चाहिए? जी हाँ, इन सेगमेंट के लिए काम होना चाहिए, लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। इसके लिए जॉइंट में मिलजुल के काम इंसान को करना चाहिए, तभी हमारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे इस सोसाइटी में। जैसे मैं आपको बता दूंगा कि हमने एटलीस्ट पिछले 12 सालों से हम मास मैरिज कंडक्ट करते हैं अलनू ट्रस्ट की तरफ से। तो उसमें हमने ये एनालाइज किया है कि कुछ लोग अपनी ज़मीनें भी बेचते हैं शादी करने के लिए। इन चीज़ों की चेंज आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप लोग निकाह कीजिए, आसान बनाइए, अपने निकाह को आप आसान बनाइए, सिंपल तरीके से आप निकाह कीजिए। रिज़्क़ की आप परवाह मत कीजिए। हम रिज़्क़ की ही परवाह करते हैं, आखिरत की हम परवाह नहीं करते हैं। जिस चीज़ की हमें ठीक है, दुनिया ज़रूरी है, दुनिया हमें चलाना है, वो ज़रूरी है, लेकिन हमें ज़्यादा पड़ी है दुनिया की, आखिरत की हमें नहीं पड़ी है। जिसके लिए हमें गारंटी दी गई है कि दुनिया के पीछे आप मत जाओ, आप आखिरत के पीछे जाओ। हम जा रहे हैं दुनिया के पीछे, आखिरत के पीछे हम नहीं जा रहे। तो इसलिए हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे हमारा पड़ोसी है, चाहे कोई गरीब लड़की हो। तो हमें जो ये ट्रेडिशन इस वक्त चल रहा है सोसाइटी में, इससे पीछे रहना चाहिए, क्योंकि जब तक मेरा हमसाया सेफ़ है तो मैं ऑलरेडी सेफ़ हूँ। जब तक मेरी बेटी सेफ़ है तो मेरी बेटी सेफ़ है, आपकी बेटी सेफ़ है, उन लोगों की बेटियां सेफ़ है तो मेरी बेटी भी सेफ़ है। तो बच्चे जैसे हैं कि जो ड्रग की तरफ हो रहे हैं, ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है सोसाइटी में लेकिन जो हम प्रिजर्विंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि कल्चर रहा है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से शादियाँ होती है, अपनी शादियों का जिक्र किया ही है, तो एक लेगेसी भी बनी आ रही है। क्योंकि आप आसान बनाने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस जो चली आ रही हैं रिवायतें, उनमें भी कटौती करनी होगी, या फिर वो बाद में इंट्रोड्यूस हुई हैं? इसके बारे में आपसे बन जाएंगे। देखिए, जैसे हम कर रहे हैं सिंपल मास मैरिज कर रहे हैं, लोग इसके लिए सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे अब लोगों को मैसेज हो रही है। जैसे कि सोशल मीडिया एक पावर है इस वक्त सोसाइटी में, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक बात पहुंच रही है। कि देख रहे हैं कि जैसे मैं सिर्फ अलनूर ही नहीं कर रहा, अलनूर के बगैर भी लोग मतलब मास मैरिज NGOs कर रहे हैं, यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं हज हाउस वगैरह में कि मैरिज हॉल है, तो उस तरह से लोगों तक मैसेज जाती है कि कुछ कटौती हो रही है, इसमें कमी हो रही है। लोगों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि कम पैसे पर भी शादी की जाती है। तो उसके बाद अगर उनके पास पैसा होगा भी, मतलब जो लोग हैं वो बच्चों को दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बना सकते हैं, उनका बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है खामखा इन चीज़ों में पैसा खर्च करना। ये मेरी मैसेज पॉसिबल मेजर्स हो सकते हैं। उमर, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम जब कल्चर की बात करते हैं, हेरिटेज की बात करते हैं, तो पुरानी रिवायतें हमारे जहन में आती हैं। लेकिन यूथ जिस तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, इंडस्ट्री एनरिचमेंट हो रहा है, स्पोर्ट्स को लेकर जब हम कश्मीर की तरफ देखते हैं, क्योंकि ग्लोबली अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्रिकेट को जितनी तवज्जो हासिल है वो हम सभी जानते हैं। तो कश्मीर का जो यूथ है वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, और क्या इस पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए? अब ये सवाल शादियों को लेकर है या क्रिकेट को लेकर है? क्रिकेट को लेकर है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को लेकर। जैसे कल
आई थिंक मिसाल कल शाम की ही है, IPL की मिसाल है, राशिद सलाम की मिसाल है, उससे पहले आकिब नबी की मिसाल है, एंड बाकी सारे क्रिकेटर्स की भी मिसाल है जो भी कश्मीर में अच्छा कर रहे हैं। तो एंड ये सारे प्रोफेशंस जो है, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, नाउ वी हैव आदिल तेली एज वेल, ही मेड इट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2 times, एंड ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन इनको वही फिर से बात की एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। इस कल्चर में जो डॉक्टर एंड इंजीनियर है उससे थोड़ा सा हमें बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। एंड अभी अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, आई थिंक हमारी जो यंग गर्ल्स है दे आर डूइंग वेरी वेल इन फैशन, एंड इनफैक्ट अभी हमारे टीम में हम डिस्कशन कर रहे थे कुछ 2-3 दिन पहले, मेरी एक एडिटर जो अभी हमारे टीम में आई वो लड़की आई, तो मैं बहुत खुश हुआ कि अब हमारे टीम में एक फीमेल एडिटर आ गई। शी इज़ द क्रिएटिव हेड, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल कंटेंट एंड म्यूजिक एज वेल। एंड अभी जो हमने गाना किया विच इज़ डूइंग वेरी वेल, अभी वो इंडिया में टॉप 25 में चल रहा है हमारा गाना जो हमने रिसेंटली आइनॉक्स में PVR में रिलीज़ किया था। एंड उसी क्रिएटिव हेड एक छोटी बच्ची है, शी इज़ 20। एंड इससे बियॉन्ड स्पोर्ट्स एंड आर्ट कल्चर को आई थिंक हमें बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। एंड क्रिएटर इकोनॉमी को अगर हम एक इकोसिस्टम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पर अगर स्टार्टअप्स अभी हमारे पास कश्मीर में अगर 1000 है, तो क्रिएटर इकोनॉमी के बाद आई थिंक विल हैव 50,000 स्टार्टअप्स इन ओनली क्रिएटर इकोनॉमी। बिल्कुल। और सो वन नीश इज वन स्टार्टअप। बिल्कुल, इसको लेकर अभी काफ़ी कंसर्न जाहिर किया जाता है। फैयाज़ अहमद साहब, चूँकि पॉलिसी मेकिंग को लेकर भी जब बातचीत होती है, तो एजुकेशन सेक्टर से अगर हम समझना चाहें तो जो कल्चरल लेगेसी है और हेरिटेज है, उसके लिए क्या पॉलिसी मेकिंग में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उस पर बातचीत होनी चाहिए, कैसे अवेयरनेस लेकर आई जाए? मैडम, मैं यहाँ पे हमारी मिनिस्टर साहिबा भी है, एजुकेशन इनके हाथ में है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कश्मीरी कल्चर को भी इंट्रोड्यूस करें स्कूलों में। कश्मीरी लैंग्वेज जो ओस्ट हो चुकी है हमारी, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। कश्मीरी चीज़ें जो हमारा फ़नकार है, फ़न है, उसको किसी तरीके से स्कूलों में एज एन एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करें। इनका खास ये बनता है कि चाहे ये जम्मू जाए, वहाँ डोगरी कल्चर को इंट्रोड्यूस करें, ताकि हम जम्मू एंड कश्मीर वाले अपने कल्चर को ना भूलें। और हमें चाहिए कि एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, एक एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए हर एक स्कूल में, हर एक एजुकेशनल सेक्टर में, जहाँ पे यूथ को ये लगे कि मेरी एक आइडेंटिटी जो है वो है कश्मीर की, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है मिनिस्टर साहिबान से, डिप्टी CM साहब से, कि ये कश्मीर के हर एक कोने में जाएँ और वहाँ देखें कि वहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट क्या है, उसको बढ़ावा देने की हमें ज़रूरत है। और ऑटोमेटिकली हम लिंक हो जाएंगे एजुकेशन से, और जो हमारी इनकम जनरेटिंग यूनिट्स हैं, अगर हम ट्रेडिशनल आर्ट्स को अच्छे तरह से डिफाइन करेंगे विलेजेस में जाके, हर कोने में जाकर, मुझे लगता है कि हमारा जो इनकम सोर्स है और जो यूथ इस टाइम डाइवर्ट हो चुका है, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आ सकता है। और एक रिक्वेस्ट इन लोगों से दूसरी है कि लोन फाइनेंसिंग, चाहे कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, उसको यूनिट जनरेट करने में ये मदद करें। मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि अगर बांडीपुरा में ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मैं इन ए ईयर, एक साल में 5000 लोगों को अपनी इनकम यूनिट जनरेट्स के लिए इनके साथ हेल्प कर सकता हूँ। एंड वट एवर दे विल गो, दे विल पे 100 रुपीज पर डे टू देम। इट मीन्स 5000 पीपल विल पे 5 लाख रुपीज पर डे टू द गवर्नमेंट। दिस इज माई, मैं इस पर एक रिसर्च कर चुका हूँ। अगर किसी भी तरीके से ये मुझे बुलाएं, मैं इनको एक डेफिनेशन, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे सकता हूँ कि एक तो 5000 यूथ उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल आर्ट्स हो, चाहे वो टूरिज्म में हो, चाहे, क्योंकि बांडीपुरा में बड़ी एक चीज़ है कि वो टूरिज्म एरिया के साथ डेवलप हो सकता है। तो 5000 लोगों को हम एट ए टाइम एक यूनिट जाके वो अपनी रोजी रोटी भी कमाएं, और गवर्नमेंट को भी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स दें कि 100 रुपया वो गवर्नमेंट को भी डोनेट कर सकते हैं पर डे। थैंक यू वेरी मच। कोएलिशन बहुत ज़रूरी है, इसी को लेकर आपने तवज्जो मरकूज़ की। और नदीम अहमद साहब, क्योंकि जब हम हेरिटेज की बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट कश्मीर में नज़र आते हैं, तो बिज़नेस में कैसे इन्वॉल्व किया जाए इन सारी चीज़ों को, ना सिर्फ कुजीन्स बल्कि और क्या क्या सेक्टर्स है, क्योंकि कश्मीर की बात होती है तो पश्मीना शॉल का जहन में आता है, कुजीन्स जहन में आते हैं और दीगर चीज़ें हैं, और क्या कुछ इन्वॉल्व किया जा सकता है, किन पॉसिबिलिटीज़ पर गौर करना चाहिए? देखिए, पहली बात हमारी है हेरिटेज को प्रिजर्व करने की, तो इसमें गवर्नमेंट का बड़ा हाथ चाहिए, बहुत हेल्प की ज़रूरत है। इन आर्टिजन्स को इनक्रेज करना, इनके जो फाइनेंसेस है, क्योंकि एक शॉल बनाने में 1.5 साल 2 साल तो लग ही जाते हैं। अगर हमें ये प्रिजर्व करना है, अपनी हेरिटेज को बरकरार रखना है, क्योंकि हमारी पहचान कश्मीर की हेरिटेज से ही है।
जो हमारे पास है वो पश्मीना शॉल है, हमारी पेपर मैशी है, हमारे सिलिकॉन सिल्क कारपेट्स है, जितना भी है हमारे पास वॉलनट फर्नीचर है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता था। आजकल जो इसमें मिक्स आ गया है, जो बाहर से आते हैं कॉपी करते हैं, जैसे डिप्टी सीएम साहब ने बोला जियो टैगिंग तो हो गई है, मगर इसको प्रॉपर तरीके से, एक तो पेपर वर्क हो गया, फिर आपने एम्पोरियम्स में लगा दिया, बाकी चीज़ों पे भी हमने देखना है क्योंकि बहुत सारे फेक जिसमें हमारा नाम बदनाम होता है बाहर। तो इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इनको जितना हम सपोर्ट करेंगे आर्टिजन्स को, क्योंकि हमारी बैकबोन टूरिज्म है, आर्टिजन्स है हमारे, तो बड़ा ये हो सकता है इसमें। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल तौकीर रज़ा साहब आपसे, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि जो चीज़ें हैं इंडस्ट्रीज़ में, जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया या फिर एआई इंट्रोडक्शन हो गया, तो क्या ये हेल्प कर रहे हैं इन इंडस्ट्रीज़ को? क्या ये इन्वॉल्वमेंट के साथ बूम लाया जा सकता है इंडस्ट्रीज़ में? जी बिल्कुल। जो एआई है, एआई के साथ जो आज इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है इसका। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लो, पहले हमें कुछ डिज़ाइनिंग ही करनी होती है तो हमें उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ता था, कहीं जाना पड़ता था। आज हम अपने ऑफिस में बैठ के अपने पम्पलेट हो, ब्रोशर हो, कुछ भी हो, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत काम आती है। तो अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना हो या दिखाना हो, पूरे प्लेटफॉर्म में दिखाना हो, तो एआई की मदद से बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है, बहुत सपोर्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इस पर और ज़्यादा काम होना चाहिए और अच्छे तरीके से इसके एक इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ पे इसी पे काम होना चाहिए और इसको सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा और आगे काम भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।